नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू काइरोस यूपीएससी राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। तो जैसा कि आपको पता है, हम डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं यूपीएससी के एमसीक्यूज़ की। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले एमसीक्यूज़ की। सबसे पहला एमसीक्यू आपको पूछ रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ई संजीवनी। ई संजीवनी के बारे में आपको बताना है। ठीक है, चलिए क्या बता रहा है। इट इज़ अ टेलीमेडिसिन ऐप डेट प्रोवाइड्स बोथ डॉक्टर टू डॉक्टर एंड डॉक्टर टू पेशेंट्स टेलीकम्युनिकेशंस। क्या यह कोई ऐसा एप्लीकेशन है जिसकी मदद से डॉक्टर बात कर सकते हैं और डॉक्टर के साथ पेशेंट्स भी बात कर सकते हैं? तो जी हाँ, यह ई संजीवनी जो एप्लीकेशन है यह बिल्कुल सही बता रहा है। दूसरा, इट इज़ डिज़ाइन एंड डेवलप बाय द सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि सीडेक। क्या इसको डिज़ाइन और डेवलप किया है हमारे सीडेक ने? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा। दोनों सेंटेंस हमारे बिल्कुल सही है। हमें क्या पूछा है? करेक्ट सेंटेंस पूछा है। तो पहला और दूसरा यानी कि ऑप्शन सी जो है यह हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यह न्यूज़ में क्यों था तो वो भी जान लेते हैं। तो रिसेंटली क्या हुआ था, हमारे जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है, कौन है बताइए बताइए कौन है? आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि सर जी अभी मनसुख मांडविया हमारे हेल्थ मिनिस्टर है। ठीक है, उन्होंने इन्फॉर्म किया कहाँ पे? राज्यसभा में, कि अभी तक जो भी टेलीमेडिसिन एप्लीकेशन हमने ई संजीवनी के नाम से लॉन्च की हुई थी उनमें कितना 141781384 यानी 14,17,81,384 टेली कंसल्टेशंस प्रोवाइड किए हुए हैं। तो यह एक बहुत ही बड़ा हमारे लिए क्या कह सकते हैं, अचीवमेंट कह सकते हैं। ठीक है, ओके। यह क्या है? तो यह क्लाउड बेस्ड इंटीग्रेटेड टेलीमेडिसिन सॉल्यूशन है। ठीक है, और इनको हेल्थ मिनिस्ट्री एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करने के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है डॉक्टर टू डॉक्टर टेलीमेडिसिन और डॉक्टर टू पेशेंट्स भी इनमें प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए एक और बात आपको बता दूं कि यह हब एंड स्पोक मॉडल के थ्रू काम करता है। हब एंड स्पोक मतलब क्या हुआ कि यह आपका एक चक्का हो गया, यहाँ पे सबसे पहला एक हब है और उसके अगल बगल में जैसे कि ये जो भी स्पोक लगे होते हैं उसी तरह से हर एक जगह पे आपको क्या चल रहा है, क्या कंट्रोल करना है, वो यहाँ पे आप कर सकते हो। तो इसी को कहा जाता है हब एंड स्पोक मॉडल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहा है लिथियम आयन बैटरीज के बारे में। क्या पूछ रहा है कि विथ रेफरेंस टू लिथियम आयन बैटरीज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। चलिए भैया, लिथियम आयन बैटरीज के बारे में करेक्ट बताना है। अब आपको पता होगा कि आजकल मार्केट में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो उनमें दो प्रकार की बैटरीज आती है। एक तो आपकी लिथियम आयन आती है और दूसरी आती है एसिड लेड बैटरीज। ठीक है, तो यह दो प्रकार की बैटरीज आती है। अब देखते हैं कि कौन उनको यूज़ कर रहा है और जो यूज़ कर रहा है उनका भी इसमें सेंटेंस सही होते हैं या गलत होते हैं। ठीक है, पहला सेंटेंस, लिथियम आयन बैटरीज हैव अ लोअर एनर्जी डेंसिटी कंपेयर टू निकल कैडमियम बैटरीज। नहीं भैया, यह निकल कैडमियम बैटरीज में एनर्जी कम होती है, लिथियम आयन में थोड़ी ना कम होती है। तो पहला सेंटेंस हमारा कैसा हुआ? गलत हुआ। दूसरा, द मेजर इश्यू विथ लिथियम आयन बैटरीज इज देयर शॉर्ट लाइफ साइकिल। नहीं, यह भी गलत है। एसिड लाइट वाली जो बैटरी होती है इसकी लाइफ शॉर्ट होती है, लिथियम आयन वाली बैटरीज ज़्यादातर लंबी चलती है। ठीक है, तो दूसरा भी सेंटेंस गलत है। तीसरा, लिथियम आयन बैटरीज आर फुल्ली मैच्योर एंड नो लॉन्गर सब्जेक्ट टू चेंजेस इट्स मेटल एंड केमिकल्स। ऐसा होगा तो दुनिया में एक ही बार लिथियम आयन बैटरी पर परचेस करना है, उसके बाद तो हमें कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि उसमें नो लॉन्गर सब्जेक्ट टू चेंज लिख दिया है आप लोगों ने। तो यह भी सेंटेंस गलत है। उसका भी एक क्या आएगा? टाइम पीरियड आता है। ठीक है, जी हाँ। और
लास्ट वाला ऑप्शन। अब पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, तो जवाब कौन होगा? चौथा होगा। लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। लिथियम आयन बैटरीज रिक्वायर अ प्रोटेक्शन सर्किट टू एंश्योर सेफ वोल्टेज एंड करंट लेवल। जी हाँ, चाहे आपकी कितनी भी स्ट्रॉन्ग बैटरीज हो, आपको सेफ वोल्टेज और करंट लेवल के लिए क्या करना है? उसको एक प्रोटेक्शन सर्किट प्रोवाइड कराना है। तो डी जो है यह हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं इनके बारे में। तो क्या हुआ है कि इंडिया के पार्लियामेंट में रिसेंटली पास किया था एक गवर्नमेंट अथॉरिटी ऑक्शंस ने कि हमें जो माइनिंग के रिगार्डिंग लिथियम और उसके और मिले हैं उनके रिगार्डिंग हमारे मिनरल्स को माइन करने की बात कही गई थी। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे हमारे देश में इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बैटरीज का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ लिखा है जो कि हमारा आंसर था कि उसको हमें क्या करना है? प्रोटेक्शन देना है सर्किट से माध्यम से। ठीक है, चलो नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पीएम स्वनिधि स्कीम। चलिए आपको बताना है पीएम स्वनिधि के बारे में 2 सेंटेंस, सही है या फिर गलत है। पहला, इट इज माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी दैट प्रोवाइड स्ट्रीट वेंडर्स विथ अ कोलेटरल फ्री लोन ऑफ ₹10,000। क्या ऐसा है क्या? दूसरा, द स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सिडबी। चलिए आप बताइए यह 2 में से कौन से सेंटेंस करेक्ट है? पहला, दूसरा, दोनों या कोई नहीं। ठीक है, देखिए अब यह क्या था इसके बारे में आपको पता होगा कि क्या हुआ था हमारे देश में कोविड-19 जब आया तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ा था? हमें पढ़ना पड़ा था शटडाउन, जिसको हम कह चुके थे क्या? लॉकडाउन। ठीक है, और ये लॉकडाउन या फिर शटडाउन के टाइम में हमारे जो भी स्ट्रीट वेंडर्स भाई बहन थे उन लोगों से उनका काम नहीं हो पाया क्योंकि जो लोगों की मूवमेंट थी वो बहुत ही रेस्ट्रिक्ट हो चुकी थी। ठीक है, तो ऐसे में उनके घर चलाने में उनके थोड़ा बहुत जो भी छोटे मोटे रोजगार चल रहे थे उनमें बहुत ही दिक्कत आ रही थी। तो अब उनको चाहिए था पैसा, लेकिन पैसे के बदले में कोई बैंक लोन नहीं दे सकता था जब तक उनको क्या ना मिले? कोलेट्रल ना मिले। ठीक है, तो यह कोलेट्रल फ्री लोन देने के लिए हमारे पास गवर्नमेंट ने सिडबी को आगे भेजा कि ये ले भैया थोड़े बहुत पैसे, जाओ इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करो। और यह स्कीम क्या है कि आपके जो भी स्ट्रीट लाइट वेंडर है उनको 10,000 रुपीज़ तक की क्या प्रोवाइड किए जाते हैं? माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाते हैं। अब आप सोचो कि कोई बंदा पोटैटो बेच रहा है। ठीक है, अब पोटैटो बेचने वाला बंदा अपने पास से 10,000 रुपये का माल भरवा के आएगा और उसको 13,000 या 15,000 में बेच देगा, तो उससे क्या होगा? उससे उसकी बिजनेस की साइकिल रनिंग हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों सेंटेंस सही है, यह दोनों सही है, इसीलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 1 और 2। ठीक है, अब ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि अभी क्या किया है हमारे जो हाउसिंग मिनिस्ट्री है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक नया टारगेट लिया है। किसके लिए? पीएम स्वनिधि स्कीम के लिए। मतलब कि हमने ऐसा टारगेट लिया है जिससे हम और ज़्यादा क्या दे पाएंगे? लोन दे पाएंगे। ठीक है, और इनका पर्पस जो मैंने आपको बताया यहाँ पे लिखा है, तो आप देख सकते हो। याद रखिएगा यहाँ पे अप टू लोन 10,000 आएगा। ठीक है, मिनिमम नहीं, अप टू 10,000 लोन आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आपको क्या करना है? वीडियो को यहीं पे पॉज करना है, उसके बाद आपको अपने आंसर देख के वीडियो को कंटिन्यू करना है। ठीक है, क्या लिखा है? अकीरा रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू। चलिए, करंट में अकीरा नाम का कुछ शब्द चल रहा था, वो क्या है? क्या यह सुपर कंडक्टर है? क्या यह न्यूली फाउंड स्पीसीज है जो कि वेस्टर्न घाट में मिली है? क्या यह कोई रैंसमवेयर है या फिर नेचुरल सैटेलाइट है जो कि जुपिटर का, मतलब कि जुपिटर का सैटेलाइट है, कोई रैंसमवेयर है, सुपर कंडक्टर है या कोई वेस्टर्न घाट में पाई गई नई प्रकार की प्रजाति है? तो क्या आएगा इसका सही जवाब? देखिए, ऐसे क्वेश्चन में आपको 100% श्योर होना है। अगर आप 100% श्योर नहीं हो तो अपने कॉन्शियस माइंड से थोड़ा बहुत भी अगर सपोर्ट मिलता है तो उसको टिक मार्क करके रिस्क लेके आ सकते हो, वरना
आप ऐसा नहीं ले सकते कि भाई चलो सब में जिसमें नहीं आता उनमें ABCD टिक मार्क करके आगे बढ़ते हो, ठीक है। तो ऐसे में यूपीएससी के जो भी आपके मार्क्स आएंगे ना, तो वो मार्क्स आएंगे -10, -15, -20 इस हिसाब से, ठीक है। तो ऐसी गलती नहीं करना है। अगर 100% श्योर नहीं हो और आपके कॉन्शियस माइंड भी कुछ इंडिकेट नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको करना है ऐसे क्वेश्चन को स्किप, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा आंसर आएगा सी, रैंसमवेयर आएगा, ठीक है। अब क्या चल रहा था इसके रिगार्डिंग, तो क्या हुआ है, हमारे इंडिया में जो सर्ट है, सर्ट यानी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने रिसेंटली एक एडवाइजरी जारी की थी किनके रिगार्डिंग, न्यू रैंसमवेयर जिसका नाम है अकीरा, ठीक है। यह जो अकीरा है उसको यूज़ किया जाता था साइबर अटैक इन US एंड कनाडा मार्च 2023 में, ठीक है। और यही अभी इंडिया में यूज़ हो रहा है। तो इसके रिगार्डिंग सर्ट ने हमें सभी को क्या दिया है, एडवाइजरी दिया है कि आपको कोई भी अनऑथेंटिकेट ट्रांजैक्शन नहीं करना है, ठीक है। अनऑथेंटिकेट आपको अपने सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। चलो, ये थे हमारे करंट वाले सेक्शन के प्रश्न। अभी हम देखते हैं हमारे स्टैटिक MCQs, जिनमें हम देख रहे हैं यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें हमारा साल चल रहा है 2022 का। चलिए, क्या है, द वर्ल्ड सेकंड एंड टॉलेस्ट स्टैच्यू, द वर्ल्ड सेकंड एंड टॉलेस्ट स्टैच्यू फर्स्ट कौन सा है, चलिए बताइए फर्स्ट कौन सा है। हाँ, Its sitting pose of Ramanuja was inaugurated by the Prime Minister of India at Hyderabad recently. क्या हुआ था कि 2020 में जब यह क्वेश्चन पूछा तो उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में रामानुजा की एक स्टेच्यू को इनॉग्रेट किया हुआ था, ठीक है। और आपको बताना है ईच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली रिप्रेजेंट टीचिंग ऑफ रामानुजा, ठीक है। अब इनके क्या किया है कि करंट वाले को उन्होंने ज्वाइंट किया है किसके साथ, स्टैटिक के साथ, ठीक है। तो करंट के बेस से आपको कैसे प्रिपरेशन करना है यह इस क्वेश्चन बता रहा है। चलिए, रामानुजा के टीचिंग के बारे में आपको बताना है। द बेस्ट मीन्स ऑफ साल्वेशन वॉज डेवोशन, क्या उनकी टीचिंग ऐसी थी। दूसरा, वेदास आर इटर्नल सेल्फ एग्जिस्टेंस एंड होली अथॉरिटेटिव। तीसरा, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स वर एसेंशियल मीन्स फॉर द हाईएस्ट ब्लिस। और लास्ट वाला, साल्वेशन वॉज टू बी ऑब्टेन थ्रू मेडिटेशन। चलिए, इनमें से आपको बताना है कि उनकी कौन सी बात सही थी। तो उनकी जो पहली बात थी यही सही थी, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, साल्वेशन यानी मोक्ष जो मिलता है वो डेवोशन से मिलता है। और यह कैसे संत थे, यह थे भक्ति संत थे, ठीक है। तो उन्होंने कभी मेडिटेशन पे इतना जोर नहीं दिया जितना जोर किन में दिया था, भक्ति में दिया था। तो डी हमारा कट जाएगा। दूसरा, वेदास आर एटर्नल सेल्फ एक्जिस्टेंट एंड होली अथॉरिटिव, नहीं, ऐसा भी रामानुजा ने नहीं कहा है। दूसरा, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स वर एसेंशियल मीन्स फॉर द हाईएस्ट ब्लिस। अरे भैया, आर्ग्यूमेंट की बात कौन करेगा, यह तो भक्ति संप्रदाय के संत थे, तो उनका ध्यान पूरा भक्ति की और डेवोशन की ओर था, ठीक है। तो यह भी सेंटेंस गलत है। तो ऑप्शन ए जो है यह हमारा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देखिए, यहाँ पे जो दिखाया है यह है हैदराबाद में आई हुई हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया था, PM मोदी जी ने इनका इनॉग्रेट किया था 2022 के अंदर दौरान, ठीक है। तो यह आपको जानना है। चलिए, आप मुझे बताइए कि इस स्टैच्यू को क्या नाम से जाना जाता है। यह जो स्टैच्यू है, इस स्टैच्यू को क्या नाम से जाना जाता है। जैसा कि आपको पता है गुजरात में आया हुआ है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। किनकी है, जी हाँ, सरदार पटेल की है। तो सरदार पटेल की जो स्टैच्यू है उनको नाम दिया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। वैसे ही यह जो रामानुजा की स्टैच्यू है उनको क्या नाम दिया गया है यह आपको मुझे बताना है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, योग वशिष्ठ क्या लिखा है, योग वशिष्ठ वाज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय निजामुद्दीन पानीपति ड्यूरिंग द रेन ऑफ। चलिए, योग वशिष्ठ हमारी जो किताब है उस किताब को ट्रांसलेट किया था किस में, पर्शियन लैंग्वेज में। किन्होंने किया था, निजामुद्दीन पानीपति में,
ठीक है। तो अगली बार यूपीएससी आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि चलिए बताइए योग वशिष्ठों को पर्शियन में ट्रांसलेट किन्होंने किया था। आप देखोगे सर जी कौन सी बुक में लिखा है, कौन सी बुक में लिखा है, ठीक है, लेकिन इसका जवाब किस में दिया गया आपको, पीवाईक्यूज में मिल जाएगा। सवाल में ही आपको बता रहे हैं कि उसको ट्रांसलेट किया था पर्शियन में निजामुद्दीन ने। आप सिर्फ यह बताइए कि कौन से राजा का समयकाल उस टाइम पे था। तो पहला था ऑप्शन अकबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा शाहजहां और चौथा औरंगजेब, जिनका सही आंसर है ऑप्शन ए, अकबर जो थे उनके पीरियड में यह हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उनमें आपको क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट संगम लिटरेचर इन एंशियंट साउथ इंडिया इज करेक्ट। चलिए, संगम लिटरेचर के बारे में कौन सा सेंटेंस सही है यह आपको बताना है। पहला, संगम पोएम्स आर डिवॉइड ऑफ एनी रेफरेंस टू मटीरियल कल्चर। क्या डिवॉइड है, क्या नहीं बताया है उन्होंने, गलत बात है, उनको बताया था। ठीक है, लास्ट वाला देख लेते हैं। संगम लिटरेचर रिफर्स टू मैजिकल फोर्स एज इर्रेशनल। क्या मैजिकल जो फोर्स है यह इर्रेशनल है? नहीं, संगम लिटरेचर में हमें ऐसा भी कहीं पे भी रेफरेंस नहीं मिलता है। लास्ट से सेकंड देखते हैं। संगम पोएम्स हैव नो रेफरेंस टू वॉरियर एथिक। अरे भैया, उन्होंने पूरे वॉरियर के बारे में बात कही है, आप उसको नो क्यों बता रहे हो? ठीक है, तो तीसरा सेंटेंस भी गलत है। दूसरा, द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्णा वॉज नाउन टू संगम पोएट। बिल्कुल सही बात है, जहाँ पे उस समय काल में जो सोशल क्लासिफिकेशन हुआ था वो वर्णा का, उसको संगम पोएट्स के हिसाब से हम जानते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी जो है यह हमारा बिल्कुल सही सेंटेंस है। चलिए, अब थोड़ा सा देख लेते हैं संगम सोसाइटी के बारे में। तो संगम सोसाइटी के अंदर हमें तोलकापियम बुक्स जो है उनमें हमें 5 फोल्ड डिवीजन ऑफ लैंड्स, उनमें ज़मीन के 5 प्रकार मिलते हैं, जिनमें आते हैं आपके कुरिंजी, मुल्लाई, मुरुदम, नैदल और पलाई। ठीक है, साथ ही साथ टोलकापियम 4 कास्ट के बारे में बताते हैं। कौन सी थी? अरासर, अंथानर, वानीगर और वेलार। ठीक है, याद रखना यह 4 थी। कौन कौन सी? अरासर, अंथानार, वानीगर और वेलार। ठीक है, 2 ए और 2 वी। ठीक है, डबल ए डबल वी करके आपको याद रखना है। और 5 फोल्ड डिवीजन थे लैंड के, उनका भी आपको याद होना चाहिए। कौन सा? एक कुरुंजी, दूसरा मुल्लाई, तीसरा मुरुंदम, उसके बाद आएगा नेदल और लास्ट में आएगा आपका पलाई। ठीक है, KMMNP। चलिए, यह 5 थे आपके लैंड के प्राइस और यह 4 जो थे यह थे आपके कास्ट के क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आपको बताना है किंग और डायनेस्टी के बारे में कौन सा सेंटेंस, कौन सी पेयर सही से मैच किया है, कितनी से पेयर सही से मैच किया है उसके बारे में बताना है। क्या नानुका चंदेला के थे? बिल्कुल सही थे। जय शक्ति परमार के थे। नागभट्टा टू थे, वो गुर्जर प्रतिहार के थे। बोझ जो थे यह राष्ट्रकूटा के थे। चलिए, आप बताइए यह चारों में से कितना पेयर जो है वो आपके सही है, सोचिए। जी हाँ, नानू का जो थे यह चंदेला के थे, ये बात सबको पता है। लेकिन जय शक्ति जो थे यह परमार के नहीं थे, यह किनके थे? यह थे चंदेला के थे। ठीक है, तो यहाँ पे चंदेला आएगा, दूसरा पेयर हमारा गलत है। तीसरा, नागभट्ट जो थे यह गुर्जर प्रतिहार के थे, यह भी सबको पता है। तो नागभट्ट वाले हमारा पहला भी सही है, तीसरा भी सही है। अब चलते हैं चौथा, बोझ राष्ट्रकूट के थे क्या? चलिए, इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी, इतने ज़्यादा करंट में रहने वाले अभी अगर हमारे कोई पुराने या फिर एंशियंट इंडिया के कोई अगर किंग है तो उनमें भोज राजा का नाम आएगा। तो भोज राजा आपको पता था कि यह कौन थे? क्या गुर्जर थे या प्रतिहार थे या फिर परमार थे? लेकिन यह राष्ट्रकूट तो बिल्कुल नहीं थे। तो हमारा तीसरा जो पेयर है, हमारा जो लास्ट वाला पेयर है वह बिल्कुल गलत है। तो पहला सही है, तीसरा सही है, दूसरा और चौथा गलत है। हमें क्या पूछा है, कितने करेक्टली मैच है? तो भैया यहाँ पे 2 पेयर है जो सही से मैच हुए हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आज। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर साइट्स ऑफ मेजर रॉक एडिक्स अशोकास लोकेशन इन द स्टेट ऑफ
चलिए, आपको ये बताने हैं कि जो भी मौर्यन राजा अशोका थे उन्होंने अपने टाइम पीरियड में जो रॉक एडिट्स करवाए थे उनके लोकेशन कौन सी स्टेट में है। ठीक है, पहला धौली ओडिशा में, इरागुडी आंध्र प्रदेश में, झगुड़ा मध्य प्रदेश में और कलसी कर्नाटका में। चलिए बताइए इनमें से कौन सा सही है। हाँ, तो आपको बताना है कितने पेयर सही है। तो हम देख लें तो धौली जो है वो ओडिशा में है, बिल्कुल सही बात है। इरागुडी जो आंध्र प्रदेश में है, नहीं, इरागुडी आंध्र प्रदेश में है कि नहीं है, बोलो बोलो। ये गलती है आपने सर, बिल्कुल सही बात है, इरागुडी जो है वो आंध्र प्रदेश में है। जौगाड़ा जो कह के साइड है यह मध्य प्रदेश में नहीं है, यह कहाँ पे आती है, यह आती है ओडिशा में। और जो कलसी है, कलसी कर्नाटक में नहीं आती है, यह कहाँ पे आएगी, यह आएगी उत्तराखंड में। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम मत सोचने जाना, हमारे देख रहे हैं यह इंडियन स्टेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए उत्तराखंड को यूके लिखा है। देखिए पहला सही है, दूसरा सही है, लेकिन तीसरा और चौथा गलत है। तो क्या आएगा आंसर, आंसर आएगा ऑप्शन बी, ओनली 2 पेयर इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कि अशोका के जो रॉक एडिट्स थे वह कहाँ कहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, देखिए आपको गुजरात में दिख रहा होगा गिरनार, उसके बाद महाराष्ट्र में नाला सोपारा दिख रहा होगा, उसके बाद यहाँ पे सन्नथी दिख रहा होगा, यहाँ पे इरागुडी जो कि हमारे क्वेश्चन में थे आंध्र प्रदेश में दिख रहा होगा, अमरावती है सबके साथ फेमस है, झौगाड़ा जो है यह भी ओडिशा में आया है और धौली जो है यह भी ओडिशा में आया है। ठीक है, थोड़ा ऊपर की ओर हम देख लें तो यहाँ पे आया रहा है मानसेरा, शाहबाजगरी, कंधार, कलसी, देखिए ये कलसी उत्तराखंड में आया है, दिल्ली टोपरा, मीरूत, कौसम्बी, लोरिया नंदरगढ़, लुम्बिनी, रामपुरवा और लोरिया अराराज। ठीक है, तो यह जो है यह आपके क्या थे, अशोक के एडिक्ट्स थे। ठीक है, उसमें ज़्यादातर क्या थे, रॉक एडिक्ट्स थे और कुछ जो थे वो पिलर एडिक्ट्स थे। ठीक है, चलिए यह थे आपके एडिक्ट्स ऑफ अशोका और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आज के लिए हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन यहीं तक थे। आने वाले टाइम में हम और नए इनिशिएटिव के साथ फिर से दोबारा मिलेंगे। आपका काम क्या है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।